हेलो बच्चों। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे पार्ट 7। पार्ट 6 हमने पढ़ा था। पार्ट 6 में हमने जुड़वा बच्चों के बारे में पढ़ा था, उसके प्रकार देखे थे, कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि मनुष्यों में या पशु पक्षियों में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि क्या होती है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे गुणसूत्र। गुणसूत्र जो होते हैं वो कितने होते हैं मानव में? 46 होते हैं। 23 का जोड़ा यानी 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। 46 होते हैं, जिसमें से 44 गुणसूत्र जो होते हैं वो कैसे होते हैं? दैहिक या कायिक गुणसूत्र होते हैं, जिनको कहते हैं ऑटोसोम्स। सिर्फ 2 गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, जिसमें मनुष्य का लिंग निर्धारण है कि होने वाली संतान नर होगी या मादा होगी। यानी 44 कैसे होते हैं? दैहिक या कायिक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑटोसोम्स। ठीक है। और जो 2 होते हैं, 2 ऐसे होते हैं जो लिंग निर्धारण करते हैं। किसमें? नर में। मादा में तो आपको पता ही है, मादा में तो XX ये होते हैं, है ना। लेकिन नर में क्या होते हैं? ये तो XX होते हैं। सिर्फ ये जो होते हैं वो कितने होते हैं? XY होते हैं। ठीक है। सिर्फ 2 गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो XY होते हैं, जिनको कहते हैं हम एलोसोम। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आगे देखते हैं गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण कैसे होता है। गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण जो होता है, इसमें हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे, यानी इसमें पढ़ेंगे अलग अलग निर्धारण किस तरीके से होता है। तो ये हम मान लेते हैं A। इसके अंदर हम पहला पॉइंट जो लिखेंगे वो लिखेंगे XX और XY गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण। ठीक है। अब जो XX और XY जो गुणसूत्र होते हैं वो किस किस में पाए जाते हैं? एक तो मनुष्यों में ही होते हैं, XX मादा में और XY नर में। और किस में होते हैं? एक ड्रोसोफिला मक्खी होती है जिसमें होते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे आप? मनुष्य। और दूसरा ड्रोसोफिला मक्खी। ठीक है, जिसमें ये होते हैं। तो इनमें तो आपको पता ही है, पहले भी आप कई बार पढ़ चुके हो। मादा में होते हैं XX और नर में होते हैं XY। दोनों का क्या बनता है? इसका XX बन जाता है और इसका XY बन जाता है। ये क्या है? जनक है। ये क्या है? युग्मक। ठीक है। अब ये वाला X जब इसके साथ फ्यूज करता है तो XX बनता है। फिर एक बार ये किसके साथ करता है? Y के साथ, तो XY बनता है। फिर ये X इसके साथ फ्यूजन करता है तो XX बनता है। और दोबारा फिर इसके साथ फ्यूजन करता है तो XY बनता है। तो यानी 50% जो पैदा हुए वो हुए नर और 50% जो पैदा हुए वो हुए मादा। तो इस तरीके से तो मनुष्यों में लिंग निर्धारण होता है। ठीक है। एक ड्रोसोफिला मक्खी होती है जिसमें इसी तरीके से लिंग निर्धारण होता है। उसमें भी जो मादा मक्खी होती है उसमें XY होते हैं, वो सॉरी XX होते हैं, और नर में XY होते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा XX व X0। X0 का मतलब है कि कोई गुणसूत्र नहीं है,
लेकिन उसको 0 से दर्शाया जाता है क्योंकि एक गुणसूत्र जो है वो किसके साथ फ्यूजन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल में हम लिखेंगे, यह है दूसरा पॉइंट इसका। एग्जाम्पल में लिखेंगे टिड्डी, खटमल और क्रमिक आदि। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से करेंगे। मादा जो होती है उसमें XX होते हैं और नर में जो होते हैं वो कितने होते हैं, X0 होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, X0 कर देंगे। तो वही इससे जो संतान उत्पन्न होगी XY की जगह 0 हो जाएगी। तो इसी से भी जो पैदा हुए यानी कि जो नर टिड्डी, जैसे मान लो टिड्डी का हमने एग्जाम्पल लिया कि टिड्डी की जो मादा प्रजाति थी उसमें XX थे और नर में X0 थे। तो जब दोनों का क्रॉस कराया आपस में तो उससे 50% जो थे वो नर पैदा हुए और 50% मादा पैदा हुए। तो इस तरीके से जो होता है वो X और X0 का गुणसूत्रों का निर्धारण होता है। आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं एग्जाम में, कि ये बताइए X0 XX और X0 गुणसूत्र किस में पाया जाता है। तो टिड्डी में पाया जाता है, खटमल में पाया जाता है, एग्जाम्पल होते हैं। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि टिड्डी के नर प्रजाति में कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो X0 पाए जाते हैं। या मादा प्रजाति में कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, थर्ड आता है ZW और Z गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण। तो ये किस में पाए जाते हैं, Z और ZW किस में पाए जाते हैं, कीटों, मछलियों और सरीसृप। ठीक है, इसका हम फिर से बनाएंगे। अब इसकी जो मादा प्रजाति होती है उसमें होता है ZW और जो नर होते हैं उसमें होते हैं ZZ। ठीक है, दोनों के युग्मक बनते हैं ZW, इसका बनता है ZZ। सेम प्रोसेस, जब ये Z इसके साथ फ्यूज करता है तो क्या बनाते हैं, ZZ। जब ये Z इसके साथ फ्यूजन करता है तो भी क्या बनता है, ZZ। फिर ये जब इसके साथ फ्यूजन करता है तो बनता है ZW, फिर इसके साथ करता है तो भी बनता है ZW। तो यानी 50% नर और 50% जो थे वो क्या थे, मादा। आ गई बात समझ में। तो ZW किस में पाया जाता है, मादा में, और ZZ किस में पाया जाता है, नर में। ठीक है, बहुत सिंपल है ये। नेक्स्ट आता है हमारा 4 नंबर, जिसमें होते हैं Z0 और ZZ। सेम वही प्रोसेस, ये किस में पाया जाता है, तितलियों में, और एक कीड़ा होता है मौत। आपने मौत के बारे में सुना है, नहीं सुना तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, मिल जाएगा। मौत एक इस तरीके का कीड़ा होता है जो दीवार पर चिपका रहता है और छुटाने से भी नहीं छूटता, काफ़ी ज़्यादा इसकी पकड़ होती है। ठीक है, तो इसमें जो मादा होती है
उसके होते हैं, क्या होते हैं, Z0। तो सेम वही प्रोसेस होगी, जहाँ जहाँ पे हमारा W हो रहा है वहाँ पे हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, तो ये था लिंग निर्धारण। इस तरीके से लिंग निर्धारण होता है। ठीक है, 4 पढ़े हमने। तो इस चारों में आपको क्या याद रखना है कि किस में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है। जैसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा कि मौत में कौन सा गुणसूत्र होता है, तो मौत की नर प्रजाति और मादा प्रजाति में आपको पता है कि मादा में Z0 और नर में ZZ होता है। इस तरीके से आपको बताना है। यहाँ पे हमारे गुणसूत्रों का निर्धारण कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है क्या आता है आपका, द्विगुणित अगुणित क्रियाविधि। द्विगुणित अगुणित क्रियाविधि। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि कुछ ऐसी प्रजातियां होती हैं, कुछ ऐसे कीट होते हैं जिसके अंदर द्विगुणित यानी कि 2n, द्विगुणित क्या होता है, जब n से n मिलता है तो 2n बन जाता है, उसको द्विगुणित कहते हैं। यानी जो ह्यूमन के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो अगुणित होते हैं, लेकिन जब वो जायगोट बनता है तो वो द्विगुणित हो जाते हैं। ठीक है, तो उनकी क्रियाविधि क्या होती है ये देखेंगे। इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे, चींटी और मधुमक्खी। तो मधुमक्खी जो होती है इसके 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार की मधुमक्खी होती है। एक तो होती है रानी मधुमक्खी, एक होती है दूसरी, ये होती है पहली, दूसरी होती है श्रमिक मधुमक्खी, और तीसरी होती है नर या ड्रोन। नर या ड्रोन। तो ये रानी मधुमक्खी होती है, इसके अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या से होते हैं, द्विगुणित। श्रमिक जो होती है इसके अंदर भी कितने होते हैं, द्विगुणित। लेकिन जो नर होती है इसके अंदर होते हैं n, यानी इसके अंदर होते हैं अगुणित। दोनों में, इनमें जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो 32 होती है, इसमें भी 32 होती है, और इसमें कितनी होती है, 16। ठीक है, तो मधुमक्खी की रानी मधुमक्खी जो होती है वो द्विगुणित होती है, श्रमिक मधुमक्खी भी द्विगुणित होती है, लेकिन नर जो मधुमक्खी होती है वो अगुणित होती है। उसके अंदर सिर्फ 16 गुणसूत्र होते हैं, बाकी दोनों के अंदर 32 होते हैं। इसको रानी मधुमक्खी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पूरे छत्ते में अकेली होती है, पूरे छत्ते में अकेली होती है, पूरे छत्ते पर इसका अकेले का राज होता है, इसलिए इसको रानी मधुमक्खी कहते हैं। श्रमिक मधुमक्खी इसको क्यों कहती है, इसको बहुत श्रम करना पड़ता है, यानी इसका काम क्या होता है, फूलों से नेक्टर लेके आना और लाके उसका शहद बनाना, ये पूरा अपना जीवन उसी में निकाल देती है। ठीक है, ड्रोन नर जो होती है, नर भी ऐसी होती है, ये भी पूरे छत्ते में अकेली ही होती है। ठीक है, अब देखते हैं कि इनमें लिंग निर्धारण कैसे होता है। अब देखो, जो नर होते हैं, यानी कि ये तो द्विगुणित होती हैं दोनों, अब जो नर होते हैं वो किसके साथ फ्यूज करते हैं, तो इसमें से नर जो होते हैं वो श्रमिक मधुमक्खी के साथ फ्यूजन नहीं करते, वो किसके साथ करते हैं, रानी मधुमक्खी के साथ ही फ्यूजन करते हैं। किसके साथ करते हैं, रानी मधुमक्खी के साथ। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम रानी, इसी से आप समझ जाना। और यहाँ पे फ्यूजन किसके साथ करेंगे, भाई नर तो करेंगे किसके साथ, रानी मधुमक्खी के साथ। ठीक है, तो इसमें जो गुणसूत्र के बताई मैंने 2n और यहाँ पे होते हैं n, तो जब इसके युग्मक बनते हैं तो आधे आधे चले जाते हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो युग्मक बनेंगे, जब इसके आधा n होता है, यानी 16 इधर चले गए 16 इधर चले गए, तो इसमें क्या होने चाहिए, 8 होने चाहिए, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ n/2, बताइए। नहीं, इसको मैं ऐसे नहीं ले सकती, इसमें होता है कौन सा विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन।
अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी हो जाती है, जबकि इसमें होता है समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या उतनी ही रहती है, यानी 16 ही इधर रहते हैं और 16 ही इधर रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब फ्यूजन होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जब फ्यूजन होता है तो एक एन और एक एन मिलता है तो कितना बन जाता है, 2n। ठीक है, ऐसे ही सेम प्रोसेस यहाँ पे होती है। फिर इसका होता है तो भी यहाँ पे बन जाता है 2n, है ना। अब यहाँ पे 2n बना, यहाँ पे 2n बना, तो इन दोनों के निषेचन से जो मधुमक्खी पैदा होती है वो क्या होती है, श्रमिक होगी या फिर रानी मधुमक्खी पैदा होगी। ठीक है, जैसे मैं मान लेती हूँ कि एक बार फ्यूजन n के साथ हुआ तो 2n बना, तो ये मधुमक्खी हो गई रानी मधुमक्खी। ठीक है, फिर दोबारा के फ्यूजन में दोनों ही श्रमिक वो होते हैं द्विगुणित, तो ये हो गई श्रमिक मधुमक्खी। अब कौन सा बचा कि नर कब पैदा होता है, नर जब पैदा होता है जब बिना निषेचन के रानी मधुमक्खी बिना निषेचन के जब कोई संतान उत्पन्न करती है वो ड्रोन या नर होती है। यानी कि इनमें तो निषेचन हुआ, इनमें क्या हुआ, निषेचन की प्रक्रिया हुई, ये जो बना वो बना बिना निषेचन के, तो ये हुआ क्या, ड्रोन। ये क्या बना, ड्रोन बना। जब रानी मधुमक्खी बिना निषेचन के ही ड्रोन बना लेती है, बिना निषेचन के ड्रोन बना लेती है, तो उसको अनिषेक जनन कहते हैं। तो यहाँ पे एक हमारा छोटा सा टॉपिक आ गया, व्हाट इज पार्थिनोजेनेसिस, यानी कि अनिषेक जनन क्या होता है। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, जब रानी मधुमक्खी बिना निषेचन के ही कोई संतान को जन्म देती है या फिर ड्रोन बना लेती है, उसको ही हम अनिषेक जनन कहते हैं। पिछली फर्स्ट उसमें मैंने आपको पढ़ाया था अनिषेक फलन। अनिषेक फलन क्या होता है, सेम वैसे होता है पार्थिनोकार्पी, जब बिना निषेचन के ही पुष्प से फल का निर्माण होता है तो उसको अनिषेक फलन कहते हैं। यानी जहाँ पे निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती वहाँ पे अनिषेक जनन या अनिषेक फलन होता है। तो आपको समझ में आ गया, यानी कि समसूत्री विभाजन, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, समसूत्री विभाजन से ये सेम वैसी ही बना लेती है। ठीक है, तो एक बार जो प्रोसेस होती है, जैसे मान लीजिए कि n से 2n, यहाँ पे n था और एक और n जाके मिला 2n, वो हो गई रानी मधुमक्खी, और दूसरे ने बनाई 2n, तो ये श्रमिक हो सकती है, कोई भी हो सकती है। लेकिन एक बार रानी मधुमक्खी क्या करती है, वो बिना निषेचन के ही ड्रोन बनाती है, यानी कि जो ड्रोन का निर्माण होता है वो रानी मधुमक्खी ही करती है, वो भी बिना निषेचन के ही करती है। लेकिन श्रमिक मधुमक्खी और रानी मधुमक्खी जो पैदा होती है वो निषेचन के द्वारा होती है, किसके निर्माण से, ड्रोन के और रानी मधुमक्खी के फ्यूजन से पैदा होती है। तो यहाँ पे हमारा आज पार्ट 7 हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने गुणसूत्रों का निर्धारण पढ़ लिया। टोटल 4 प्रकार पढ़े, XX, XY, ठीक है, दूसरा क्या था XX, X0, तीसरा था हमारा ZW, ZZ, और चौथा था Z0, ZZ। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा द्विगुणित अगुणित क्रियाविधि, यानी कि द्विगुणित और अगुणित गुणसूत्र जो होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, अब अनिषेक जनन भी हमने समझा और अनिषेक फलन भी समझा। अब नेक्स्ट पार्ट 8 में हम पढ़ेंगे आनुवांशिक रोग, यानी आनुवांशिक रोग क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है, इसलिए पार्ट में तो मैं सारे चैप्टर ही पढ़ाती हूँ, लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि इसके पता नहीं कितने पार्ट जाएंगे, तो ज़्यादा नहीं, इसके 1-2 पार्ट और बनेंगे बस, तो फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जितना ये चैप्टर बड़ा है उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसका एक टॉपिक ध्यान से चढ़िए, और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कुछ अलग है आपको समझ में नहीं आएगा, सब पीछे से रिलेटेड है। यदि आप पीछे से बायो पढ़ते हुए आ रहे हैं फर्स्ट यूनिट को, तो इसको समझना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सा है, आप अच्छे से समझ जाएंगे, और इम्पोर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। ये सेकेंड यूनिट पूरी ही इम्पोर्टेंट है। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। तो समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।